हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम लोग इस पे देखेंगे लैंड रिफॉर्म के बारे में, डेट मीन्स भूमि सुधार। ठीक है, और इसके अंतर्गत या हम बात करें इस चैप्टर के अंतर्गत, इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं और वहाँ पे मैं आपको बहुत सी चीज़ें नोट कराई हूँ। ठीक है, एंड आई होप कि आप सभी लोग उसे नोट कर भी लिए होंगे। तो अभी हालांकि इसके 2 पार्ट बिल्कुल सही थे, जो कल तीसरा पार्ट था वहाँ पे वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। और वो थोड़ा सा माइक की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, तो अब नया माइक था, लगाया मैंने और उसमें मुझे लगा कि आज तो बिंदास आवाज़ जाने वाली, लेकिन उससे अच्छा तो मैं खुद ही बिना माइक के बोल लेती हूँ। और उसमें चेक नहीं किया था, गलती मेरी है। और बोलते गए और आवाज़ इतनी बिंदास गई कि मतलब कान पे जोर देना फिर भी नहीं सुनाई देता है। हालांकि आवाज़ आ रही बट बहुत स्लो है, मैंने भी सुना है, तो उसके लिए सॉरी। अब आज का खैर जो हो गया सो हो गया। आज की बात करते हैं यहाँ पे कि आज हमें क्या क्या देखना है। ठीक है, कल ओवरऑल यही था आपका, जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके कुछ रिजल्ट्स थे, कुछ आलोचकों ने क्या आलोचनाएं की थी, कैसे भ्रष्टाचार हुआ था। क्योंकि हमने देखा था ना कि इससे पहले 5 ईयर प्लान वगैरह लॉन्च किए गए थे गवर्नमेंट के, क्योंकि अभी नियोजित विकास की राजनीति पढ़ रहे हैं। और नियोजित विकास की राजनीति में क्या था, यही सारा चीज़ें था ना कि हमने पहले कांग्रेस के मोनोपोली की तो बात कर ली थी, हम स्वतंत्र नहीं थे, उसके बाद स्वतंत्र हुए, उसको भी देख लिया था इसके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में। अब इसमें नियोजित विकास की जब राजनीति आती है तो हमने देखा था कि कुछ यहाँ के जो पब्लिक है उनको किस तरीके से कैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाए, उनके लिए गवर्नमेंट कुछ अपना इनिशिएटिव लॉन्च करती है और उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसी में एक आता है आपका लैंड रिफॉर्म, भी इसी में शामिल होगा। देखिए हुआ क्या था लैंड रिफॉर्म में, यहाँ पे क्या था कि जहाँ तक कृषि का आपका सवाल है या कृषि की हम बात करते हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसमें क्या होता है कि इस अवधि में भूमि सुधार के गंभीर प्रयास हुए थे और इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट था और सक्सेसफुल था वो था जमींदारी प्रथा समाप्त करने का था। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था पहले चलती थी, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो वहाँ पे जमींदारी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, कई तरीके की व्यवस्थाएं चलती थी, जिनमें एक इम्पॉर्टेंट थी जमींदारी व्यवस्था। और यह प्रथा जो क्या थी कि अंग्रेजी शासन के ज़माने से चली आ रही थी और इसकी जो साहसिक कदम उठाने से ज़मीन उस वर्ग के हाथ से मुक्त हुई जिसे कृषि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब देखिए जमींदारी का मतलब मैं थोड़ा अपनी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ, सीधे अपने जो हम लोग समझ पाते हैं। ठीक है, कि जैसे ज़मीन हो गई आपकी ज़मीन है। ठीक है, आपका पूरा इंडिया मैंने बना दिया इतना, और इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे इलाके हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी ज़मीन है। यहाँ पे क्या किया गया कि कोई हम कुछ टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, कर नहीं दे पा रहे हैं। अंग्रेज़ क्या करते थे, एक जमींदार एक इलाके का, ये पूरा गांव है, कई सारे गांव इसमें मिल जाते थे और उन गांवों की ज़मीनों को मिला के किसी एक व्यक्ति को सौंप देते थे, जिसका कृषि से कोई मतलब नहीं होता था। वो किसानों को क्या कहता था, जो जमींदार होता था, तुम्हारे खेत में उपज हो ना हो, कुछ भी हो, हमसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें इतना साल भर में टैक्स पे करना है। ये था जमींदार, जो कि अंग्रेज और किसानों के मध्य में ना ये बिचौलिए वाला काम कर रहा था कि यहाँ पे हालांकि यहीं के मेंबर को बनाया जाता था, तो कई सारे इलाकों की ज़मीन इसके अंडर पे होती थी। होती ज़मीन किसकी थी, किसानों की ही होती थी, लेकिन इसके अंडर पे होती थी। और ये किसानों पर ये करता था कि तुमको क्या करना है, या तो तुम टैक्स पे करो या तो ज़मीन सीधे हम ले लेंगे। इस तरह की इसकी जो सिचुएशन चल रही थी बहुत घटिया थी। क्योंकि एक बनी थी लगाम, मूवी आई थी, उसमें भी देखेंगे आप लोग कि ज़मीन मतलब उपज होती नहीं है और बारिश भी नहीं होती है, लेकिन वो लोग लगान वसूल करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रताड़ित भी करते हैं कि लगान वसूला जाएगा। बाद में वो क्रिकेट मैच का जो भी दिखाया गया कि उससे फिर माफ़ कर दिया जाता है, तो यहाँ पर वो जमींदार ही करता था। सीधा साफ समझ गए, किसान और अंग्रेज़ों के बीच का ना बिचौलिया वाला काम था कि किसानों से टैक्स लेता था और किसानों से लेकर अंग्रेज़ों को देता था और बीच में इसका प्रॉफिट होता था। इससे खेती किसानी से कोई मतलब था नहीं और किसी एक की ये ज़मीन नहीं ले रहा था। ठीक है, एक बहुत बड़े इलाके की ज़मीन इसे सौंपी जाती थी। ज़मीन किसानों के पास ही होती थी, लेकिन बहुत बड़ा इलाका जो है इसके अंडर पे होता था। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब क्या हुआ यहाँ पे कि इससे जो हुआ, राजनीति पर दबदबा कायम रखने की जो जमींदारी की क्षमता भी घटी। जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करने के प्रयास किए गए ताकि खेती का काम सुविधाजनक हो सके, और यह प्रयास भी सफल रहा। और भूमि सुधार को 2 अन्य कोशिशों से भी यहाँ पे थोड़ी कम सफलता मिली थी। जैसे कि बात करें, हालांकि इस बात के लिए कानून बनाए गए कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि अपने नाम पर रख सकता है।
अभी केशवानंद बनाम भारती का मामला आएगा, वीरूवाड़ी के केस आते हैं, सारे ज़मीन से ही रिलेटेड थे। जब लैंड रिफॉर्म आया था उसी से रिलेटेड थे। और इनका मुद्दा ना अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं नियोजित विकास में, लेकिन आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि इसमें कानून बनाए गए थे कि आपके पास इतनी ही ज़मीन रखी जाएगी। एक जो संविधान संशोधन है आपका 9वें नंबर का, उसमें डायरेक्टली सीधे कह दिया गया था कि यदि गवर्नमेंट जो ज़मीन है, यदि लोक हित के लिए आपकी निजी ज़मीन भी अपने हाथ में रख रही है ना, आपके पास कोई पावर नहीं है कि आप उस ज़मीन को छुड़ा लें। ये बात थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। और इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे कि सफलता तो हालांकि हमें उतनी ज़्यादा नहीं मिली थी, बट कानून वगैरह पूरे अच्छे तरीके से बनाए गए थे। उन्होंने इस कानून को खोज लिया और इसी मतलब कि ठीक इसी तरह जो काश्तकार और किसी की ज़मीन बटाई पर जोत बो रहे थे, उन्हें भी ज़्यादा कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। लेकिन इस कानून पर शायद ही कहीं अमल किया गया है, यानी कि कानून तो बना दिए गए लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था कि जो इतना आसानी से छोड़ सके। तो ये सिचुएशंस आप लोग समझ रहे हैं ना किस तरीके से चल रही है। जमींदारी तो आपने समझ लिया। उसके बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो चीज़ें बनाई गई थी अमल में लाना। देखिए, कहना बहुत आसान होता है कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। सपोज मान के चलिए, आपके समझाने के लिए आपका एग्जांपल मैं ले रही हूँ, ठीक है। आप में से जो भी XYZ है, तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए मिस्टर X आप हैं और आप क्या करते हैं, टारगेट बनाते हैं कि आज हमारा टाइम टेबल इतना है स्टडी का। हमने टाइम टेबल बना दिया, सबसे बता दिया, वाह वाह वाह, हमारे उसमें बोर्ड में लिखा हुआ आज का टाइम टेबल हमारा इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, इतने बजे खाना, इतने बजे पढ़ना, इतने घंटे आज पढ़ना। लेकिन बना दिया, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत अच्छी बात होती, क्या उसे हम अमल में ला पाए? रात को जब सोने से पहले क्या हम उसे एनालिसिस किए कि ये सही था या ये हम जो बनाए थे उसे हम अचीव कर पाए, जितना टारगेट हमारा बना था उस हिसाब से हम चल पाए? नहीं। बहुत से ऐसे होते, बहुत मतलब टारगेट बना के भी पढ़ने में ना, हाँ, दिमाग ख़राब हो जाता है। ठीक है, चलना पड़ता है उस हिसाब से। यदि हम थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करेंगे तो ऑब्वियसली चल लेंगे, लेकिन कंप्रोमाइज़ तो किसी न किसी चीज़ से हमें करना पड़ेगा, थोड़ा मोबाइल वगैरह से दूर रहना पड़ेगा और तभी हमारा कुछ हम अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा हो रहा था कि बड़ी बड़ी बातें हमने कानून बना लिया, फला टाइम का सब कुछ कर लिया, अमल में लाना तो जनता को है ना, कहाँ से लाएगी? ज़मीन तो उसकी है। और आप कह रहे हो कि सीधे से क्या करोगे कि आपके पास, आपने तो निर्धारित कर दिया कि एक व्यक्ति के पास सिर्फ इतने बीघा ही ज़मीन रहनी है, उसके अलावा कोई ज़मीन नहीं रहेगी, जो ज़मीन है सरकार ले लेगी। गवर्नमेंट ने तो ऐसा रूल कर दिया था। अब इसके आगे देखिए होता क्या क्या तमाशा होता है। यहाँ पे क्या हुआ कि कृषि की बेहतरी और खेतिहर जनता की भलाई से जुड़ी इन नीतियों को ठीक और कारगर तरीके से अमल में ला पाना आसान नहीं था। और ऐसा तभी हो सकता था जब ग्रामीण भूमिहीन जनता लामबंद हो, लेकिन भूस्वामी बहुत ताकतवर थे। यानी कि भूस्वामी जो थे, ये काश्तकार वगैरह थे जो थे, काफ़ी ताकतवर थे और इनका राजनीतिक रसूख भी था। और इस वजह से भूमि सुधार में अनेक प्रस्ताव या तो कानून का रूप नहीं ले सके या कानून बनने पर महज कागज़ की शोभा बढ़ाते रह गए। और जैसे आपका टाइम टेबल आपके बोर्ड का शोभा बढ़ाता रह गया, आपको लगेगा कि चलो ठीक है यार, इसको नहीं किए आगे करेंगे, तो वो बस लिखा ही रहेगा, कुछ काम का हुआ नहीं, ठीक है। उसी तरीके से ये भी भैया कागज़ों की शोभा बढ़ाता गया। वाह, गवर्नमेंट ने कितना बेहतर कानून बनाया, आपने कहा, हमने कहा, लेकिन अमल में कितना है? कुछ नहीं है, खाक नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, किससे पता चलता है? और जब अमल में नहीं है तो पता क्या चलता है? हमने टाइम टेबल फॉलो नहीं किया तो क्या पता चलता? अपनी फॉल्ट पता चल रही ना कि अभी गलती है, सुधारो, अभी हमारे में कमजोरियां हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी हमें क्या सीखने को मिलता है कि आर्थिक नीति किसी समाज की वास्तविक राजनीतिक स्थिति का ही अंग होती है। और इससे यह भी जाहिर होता है कि शीर्षस्थ नेताओं की भलमन साहत के बावजूद प्रभुत्व संपन्न सामाजिक वर्ग ही हमेशा नीति के निर्माण और उसके क्रियान्वयन पर अपना कारगर नियंत्रण रखता है। यानी कि आप समझ चुके ना, राजनीति कैसे कितना गहरा संबंध है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब समझ रहे होंगे कि महज ये शोभा बढ़ाने बस के लिए नहीं था, या शोभा बस इतना ज़्यादा मतलब काम नहीं हुआ था। लैंड रिफॉर्म की जब भी बात की गई, लेकिन देखिए जब लैंड रिफॉर्म आया था ना, उस टाइम पे आपका केशवानंद बनाम भारती है, क्योंकि उनके पास मठ था, एक पूरी ज़मीन थी। और उसे क्या किया जाता है कि हमारा आर्टिकल, आपको पता होगा कि आर्टिकल हमारे पास कितने थे, सॉरी आर्टिकल तो आपको पता है कि 360 है, पहले जो संविधान बना था उसमें 365 थे। लेकिन अभी वर्तमान में जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो कितने हैं, मैं ये पूछ रही थी। तो वर्तमान में तो 6 है, लेकिन वर्तमान में की बात करें मूल संविधान में कितने फंडामेंटल राइट थे, तो भैया मूल संविधान में आपके फंडामेंटल राइट 7 थे।
ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं पहले भी। और यहाँ पे एक था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार में जब हम लैंड रिफॉर्म कर रहे थे, ये आज आपको समझ में आएगा कि संपत्ति के अधिकार को हटाया क्यों गया था, कि जो जितने भी कानून बनाए गए वो अमल में लाए क्यों नहीं जा रहे थे, क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल राइट था कि हमारे पास संपत्ति रखने का अधिकार है। हम क्यों कानून माने, क्योंकि कानून से बढ़ के भी हमारा फंडामेंटल राइट है। यदि हमारे किसी भी जितने भी फंडामेंटल राइट में दिए गए ना, चाहे समता का हो, चाहे समानता का, शोषण के विरुद्ध हो, धार्मिक स्वतंत्रता हो, इन पे कोई उंगली उठाता है, कानून भी इन पे बन जाए ना, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसके खिलाफ में। और यही सिचुएशन सेम आपके लैंड रिफॉर्म में हो गई कि फंडामेंटल राइट आपने दे दिया था और यहाँ पे ज़मीन हड़प रहे थे। अब जब मठ हड़पा गया उनका कि इतना ज़्यादा ज़मीन आप नहीं रख सकते हो, तो उन्होंने भैया सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे पास फंडामेंटल राइट है और आप कह रहे हो कि आप ये मठ जो है आपका, इसे आप अपने पास नहीं रखोगे। और वीरूवाड़ी केस मामला, वीरूवाड़ी का भी आया था, केशवानंद बनाम भारती मामला जो आया था, इन सब को देखते हुए 1976 में फाइनली संशोधन कर ही देना पड़ा कि अब हम क्या करते हैं, जो आपका हमारा संपत्ति का अधिकार है ना, उसे तो हटा ही दो। यानी कि अब इसमें ऐड करना बस की बात नहीं रह गई है। तो जो आपका संविधान संशोधन होता है यहाँ पे, हालांकि 42वें संविधान संशोधन में नहीं, ये 46वें में था शायद, ठीक है, थोड़ा इसको चेक करिएगा क्योंकि ये 42वें में नहीं थे, इतना मुझे कंफर्म है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। 1978 में ये घटना हुई थी कि इसको मतलब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, 46वें में ही है, ठीक है, मैं कल चेक करके आपको बताऊंगी, आप लोग भी देख लीजिएगा। तो इसका मतलब सीधे से कि फंडामेंटल राइट को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया। सीधा सा मतलब जो संपत्ति का अधिकार था उसे यहाँ से आर्टिकल 30 में बात की गई थी, 31 था इसका आर्टिकल, इसको आप हटा के क्या कर दिए, दूसरा ये विधिक अधिकार में रख दिया गया था। इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। और लैंड रिफॉर्म की घटना क्यों बन नहीं पा रही थी, ये थोड़ा सा समझना है आपको कि भूमि सुधार कर रहे थे, कानून बना रहे थे, अमल में क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे पास अधिकार था। जब तक वो अधिकार हम खत्म नहीं किए तब तक अमल में किसी भी कीमत में नहीं ला पाए। अब क्या हुआ यहाँ पे, हरित क्रांति। जरा हरित क्रांति पर भी हम लोग नज़र डाल लेते हैं। इसमें क्या हुआ था कि खाद्यान्न की संकट है, इस हालात में देश पर बाहरी दबाव पड़ने की आशंका बढ़ गई थी और भारत विदेशी खाद्य सहायता पर निर्भर हो चला था। जैसे अभी फिलहाल श्रीलंका में फूड क्राइसिस चल रहा है, अभी हमारे इंडिया में भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी। और ख़ासकर संयुक्त राज्य अमेरिका, ये उस टाइम अमेरिका कहा जाता था कि अमेरिका के और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसकी एवज में भारत पर अपनी आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए जोर डाला। अमेरिका हमारा कभी का मित्र नहीं था, ठीक है, आपको हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो वहाँ से पूरी चीज़ें डिटेल से आप समझ पाएंगे। और जब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन तब और बेहतर तरीके से हमारी समझ बढ़ेगी कि ये अमेरिका जो आज डोनाल्ड ट्रंप की वजह से थोड़ा हाउडी मोदी वगैरह अपना बना रहा था, वो इतना कभी का दोस्त था नहीं हमारा, और वो कभी हमारा नहीं, किसी का दोस्त नहीं होता, अपने बाप का भी सगा नहीं है, हमारा क्या होगा। तो अमेरिका और चाइना से तो बच के रहना चाहिए। आज भी जो बाइडेन साहब आए हैं उनकी तो कुछ जाने समझ में ही नहीं आता, ये समझ से परे हैं वो, और कोई समझने की कोशिश करे ना फिर भी कुछ नहीं समझ पाएगा उनके बारे में। कुछ उनकी ऐसी सिचुएशंस है। अब भारत के लिए आप देख ही सकते हो कि कैसी मतलब स्थितियाँ हैं। खैर जो भी हैं, अभी तो वो कुछ अपना ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या हुआ था, उस टाइम पे भी अमेरिका हमारे साथ नहीं था और इसके एवज में क्या था कि आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए जोर डाला। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति अपनाई थी, जो इलाके अथवा किसानों मतलब किसान खेती के मामले में पिछड़े हुए थे। शुरू में सरकार ने उनको ज़्यादा सहायता देने की नीति अपनाई थी और इस नीति को छोड़ दिया गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि सरकार ने अब उन इलाकों पर ज़्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया और यहाँ सिंचाई सुविधा मौजूद थी। और क्या किया गया यहाँ पे कि वहाँ के किसान समृद्ध थे। इस नीति के पक्ष में दलील यह दी गई कि जो पहले से ही सक्षम है वे कम समय में उत्पादन को तेज रफ्तार से बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। और सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर क्या किया, इन्होंने मुहैया करा दिया। अनुदानित मूल्य पर मतलब आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सस्ते दाम पे, कि किसान मतलब इतना नहीं था, इतना महंगा नहीं किया गया था कि कोई परचेज ना कर पाए। ऐसा कर दिया गया कि बीज है आपके
जो नए नए बनते हैं, उसके बाद उर्वरक है, कीटनाशक है, ताकि खरपतवार वगैरह खेतों को नष्ट ना करे, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट थोड़ा सा इसमें रियायत देने लगी कि हम क्या करेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर वाले दे रहे हैं वो अब हम देंगे, ठीक है। मतलब कुछ रियायत दे के देंगे, ऐसे नहीं पूरा छूट था, बट कुछ रियायत के साथ इसे देना मंजूर किया गया। और सरकार ने इस बात की भी गारंटी दी कि जो उपज आपका मतलब उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा, और यही उस परिघटना की शुरुआत है जिसे हरित क्रांति कहा गया। इस बात पर जरा गौर कीजिएगा कि जो आपकी उपज है गवर्नमेंट उसकी प्राइस निर्धारित करेगी और उससे खरीदेगी। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, 3 बिल पास किए गए थे किसान के बारे में। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, उस बिल के बारे में प्रॉपर वीडियोज वगैरह बन चुके हैं, आपने कई बार उससे पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, यूट्यूब पे काफ़ी ट्रेंडिंग में था, कई सारे लोग बना चुके। तो प्लीज़, और नहीं देखे हैं तो देख के बताइएगा, या तो गूगल से सर्च मार के बताइएगा, बट अभी बताइए 3 किसान आंदोलन अभी किए गए, मतलब जो किसान आंदोलन हो रहे हैं, कृषि बिल पास किए गए हैं, वो कौन कौन से हैं। और इसमें से एक यही आ रहा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, 3 है, 3 में से एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ठीक है। तो ये जो बता रहा ना कि आप उपज करो, यहाँ पे पौधारोपण करो, खेती करो, उसके बाद हम आपकी एक निर्धारित मूल्य होगा और हम आपका जितना भी उपज होगा हम उसे खरीदेंगे। क्योंकि देखिए हमने क्या किया, किसानों के मतलब सरकार के चक्कर में तो हमने उपज अच्छी खासी कर ली, अब कोई खरीदने वाला ही नहीं, मंडी ही नहीं, कहाँ पे हम कहाँ पे बेचें, वो हमारा अनाज बेकार जा रहा है। तो किसानों को फ़ायदा नहीं होता, तो आत्महत्या इसीलिए करते, तो या तो कभी भगवान ने मार दिया या तो कभी आप मार रहे हो, यानी कि आपने कह दिया कि आप बोलो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। ऐसे समझिएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसमें क्या किया गया कि मान लीजिए आप हैं और हम हैं, आप एक लीडर हैं, हम किसान हैं, आपने क्या किया, हमें कह दिया आके कि चलिए ठीक है ज्योति, आप क्या करिए कि यहाँ पे आप अपने खेतों पे आलू की फसल उगाइए, और हम क्या करेंगे कि जैसे ही आलू का फसल तैयार होती है हम इसका ये प्राइस रखते हैं और इसमें हम पूरा अच्छी तरीके से इसको जो भी फसल होगी आपको हम खरीद लेंगे। हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन हो गया। उस ज़मीन में भले ही हमें कुछ उगाना रहता, लेकिन आपने कह दिया कि यही उगाना, आलू ही उगाना आपको, और हमने कर दिया। लेकिन एन मौके में आपने कह दिया अरे मतलब आलू की फसल इतनी घटिया हुई है, हम कहाँ से लेंगे, मतलब हमारा खेत भी गया, हमारा पैसा भी गया तुम्हारे चक्कर में, और आप क्या बोल रहे हो आके, अरे ज्योति माफ़ कीजिएगा, ये तो आपकी फसल बेकार है, हम इसको लेके क्या करेंगे, हम नहीं ले सकते। काहे का कॉन्ट्रैक्ट किया था आपने, हम तो बर्बाद हो गए ना, हमारा पूरा पैसा भी फूंक दिया, सब कुछ कर दिया, सारी मेहनत लगा दी और कुछ हुआ नहीं। आज किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाह रहा, कई बार इस पर निबंध आया है, तो आप बेशक लिख सकते हैं यार कि किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाह रहा है। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, जैविक फार्मिंग है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब तो आप पूरा कॉन्सेप्ट। देखिए एक आंसर के लिए हमें एक चीज़ पता होना ज़रूरी नहीं, एक आंसर के लिए हमें मल्टी डायमेंशन अपनाना ज़रूरी है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें पता होना हमारे लिए बेहद इम्पॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। और इसलिए आपको थोड़ा इसमें सोच समझ के चलना है। तो उस टाइम पे हरित क्रांति के टाइम पे क्या किया गया था कि इसमें जो बात की गई थी कि जो भी आपकी उपज होगी हम उसे निर्धारित मूल्य पर खरीद लेंगे। ऐसा किसने कहा था, सरकार ने कहा था। अब क्या हुआ यहाँ पे कि इस प्रक्रिया में धनी किसानों और बड़े भूस्वामियों को सबसे ज़्यादा फायदा हो गया, फिर भी वही बढ़ गए आगे। और हरित क्रांति से खेतीहर पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ, यानी कि ज़्यादातर गेहूं की पैदावार बढ़ी और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। तो फिर भी अकाल आया था, जब था हमारे पास तब भी। और बहरहाल क्या हुआ था यहाँ पे कि इससे समाज के विभिन्न वर्ग, जितने भी आपके वर्ग थे, चाहे छोटे बड़े जो भी हैं, तो इनको क्या किया गया, और देश के लोग अलग अलग इलाकों के बीच ध्रुवीकरण तेज हुआ। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके में कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गए, जबकि बाकी इलाके जो थे खेती के मामले में पिछड़े रहे। क्यों पिछड़े रहे, अभी इसका भी बताते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि हरित क्रांति के 2 और प्रभाव हुए। पहला जो असर पड़ा था यहाँ पे ये हुआ कि गरीबी, यानी कि गरीब किसान और भूस्वामियों के बीच का अंतर और ज़्यादा बढ़ गया। इसका जो इफेक्ट पड़ा था तो गरीब और खेतिहर के बीच ना और ही ज़्यादा अंतर बढ़ गया। हमने घटाने की कोशिश की थी, बट क्या करें, हम
हो ही जाता है। और इसके बाद जो आपका देखने को मिलेगा कि इससे क्या हुआ कि विभिन्न हिस्सों के वामपंथी संगठनों के लिए गरीब किसान को लामबंद करने के लिहाज से अनुकूल स्थिति पैदा हुई, और दूसरे हरित क्रांति के कारण कृषि के मझोले दर्जे के किसान यानी मध्यम श्रेणी के भूस्वामी वाले किसान का उभार हुआ। और इससे बदलावों में मतलब इनके बदलावों से क्या हुआ, हमें फ़ायदा भी देखने को हुआ और देश के अनेक हिस्सों से ये प्रभावशाली बनकर उभरे। अपने इंडिया में ज़्यादातर आबादी है वो है मध्यम वर्ग वालों की, ना तो गरीब है ना तो अमीर है, ठीक ठाक है, चल रहा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ तो इतने ज़्यादा गरीब है, कुछ इतने ज़्यादा है कि बहुत ही ज़्यादा है। मध्यम वर्ग वालों का देखिए कोरोना टाइम में भी ना क्या हुआ था कि जो अमीर थे, साहबजादे थे, बहुत रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि कभी घर पे टिकते नहीं थे, थोड़ा उनको भी दिक्कत हुई होगी कि अरे मतलब यहाँ पार्टी करना था, पब में जाना था, ये करना था, वो करना था, उनका बंद हो गया जब लॉकडाउन हुआ, ठीक है। लेकिन वहीं पे जो गरीब था, गरीब तो रोज़ कमा रोज़ खा रहा था, जो बहुत ज़्यादा मतलब पूरी तरीके से आप उसे गरीब ही कहोगे कि कुछ भी नहीं था, तो वहाँ का रोज़ का कमाना रोज़ का खाना था। एक दिन पैर हाथ पैर बंद कर दे तो नहीं मिलेगा। अब उनके पास क्या हुआ कि भैया वो भूखे मर रहे, अब क्या करेंगे, तो इन दोनों को समस्या हो। लेकिन मध्यम वर्ग वाला क्या था कि अरे आज घूम लिए तो घूम लिए, नहीं घूमेंगे तो क्या दिक्कत है, 1 महीना घर पे ही लेटे रहेंगे। और खाने के लिए अरे हम साल भर के लिए वैसे ही रख लिए थे, दिक्कत क्या रहे, आएंगे, हो गए, सब्जी की दिक्कत हो रही है या कुछ और की दिक्कत हो रही है तो मैनेज कर लेंगे। तो मध्यम वर्ग वालों को क्या हुआ, चल गया। लेकिन जो बहुत ज़्यादा वाले थे तो बहुत ज़्यादा अमीर थे, खैर उनकी तो आप छोड़ ही दीजिए, वो अपना बना ही लेते थे, नहीं कह सकते कि अमीरों को दिक्कत हुई। बट दोनों के कंपेयर में कसम से मध्यम वर्ग वाले ज़्यादा खुशहाल थे। लेकिन जो गरीब थे ना उनकी तो हालत बहुत बुरी तरीके से हो गई थी, हर कंडीशन में बुरी तरीके से हो गई थी, ये आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो हरित क्रांति आया, पंजाब हरियाणा कुछ ही क्षेत्र को क्यों लिया गया चलो इस पे भी आप नज़र डाल ही लीजिए, क्योंकि आपको देखेंगे ये उत्तर भारत वाले स्टेट आते हैं, ठीक है, पंजाब आता है, आपका हरियाणा भी आता है। हरित क्रांति में इनका बहुत बड़ा योगदान था। अब इन पे बात की जाए तो यहाँ की ज़मीन ना बहुत ज़्यादा लवड़िया होती जा रही है। पूछिए क्यों, क्योंकि हरित क्रांति अच्छे जो बीज थे, इनके सीड्स थे, उसके बाद बीज हो गया अच्छी गुणवत्ता वाला, अच्छी क्वालिटी वाला। उसके बाद उर्वरक भी इन्होंने अंधाधुंध उपयोग किया, जितना चाहिए ना मन किया उतना उपयोग किया इन्होंने। कीटनाशक उसका भी इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी अपने खेतों पे छिड़कने से। अब हो क्या रहा है कि उस टाइम तो आपने बढ़िया से लैब से निकले हुए बीजों का इस्तेमाल किया, जो कि आपके काफ़ी अच्छे तरीके से बनाए गए बीज हैं, ठीक है। अब वहाँ पे आपने उर्वरक का भी इस्तेमाल किया, आपने कीटनाशक का भी इस्तेमाल किया, उपज तो आपने बहुत कमा ली। अब जो ज़मीन है उसका ना जो लवड़ीय मात्रा है बहुत अब बढ़ रही है, और धीरे धीरे वो लैटेराइट मिट्टी में तब्दील होने वाली है। उसकी लवड़ीय मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो वहाँ पे वो मिट्टियाँ आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, वो जो मिट्टी होती है ना कई किस्म की होती है। खेतियों के लिए जो मिट्टी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है आपकी काली धूसर मिट्टी, जो रेगुर मिट्टी होती है वो होती है। लेकिन यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, काली पीली मिट्टी होती है। तो इन मिट्टियों का जो अब स्वरूप बदल रहा है इधर पंजाब हरियाणा वालों का, इनको ना बहुत घोर अकाल वाला वो रेगिस्तान वाला इनको भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशंस करके रखे हैं। और सिंचाई, लेटेराइट मिट्टी कैसे बनती है, पानी की अधिकता हो, लवड़ की अधिकता हो तो लेटेराइट मिट्टी लाल तरीके की मिट्टी बन जाती है, जहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता, ठीक है। वहाँ पे भी कुछ ऐसे उसका हो रहा कि आप पानी अंधाधुंध सिंचाई कर रहे हो, अंधाधुंध सारी चीज़ें डाल रहे हो तो मिलेगा, अभी मिलेगा। अभी आपने कभी सोचा है कि जैविक फार्मिंग की हमें या ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्यों बात कर रहे हैं? ये जैविक जो कृषि है आपकी, हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्या क्या ज़रूरत है इसकी? और एक मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्वेश्चन तो नहीं पूछूंगी, आप लोग बताते नहीं हो एंड मैं भी नहीं बता पाती हूँ, फालतू में स्किप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी पहला आपका जैविक क्षेत्र है या जैविक राज्य बना है वो पूरे तरीके से जैविक हो गया। उसकी खेती पे अब कहीं पे भी ये उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता, सिक्किम बना है, ठीक है। यहीं पे लक्षद्वीप की बात की जाए तो लक्षद्वीप जो है जैविक केंद्र शासित प्रदेश पूरे तरीके से अपने आप को घोषित कर दिया गया है। और जैविक एरिया जो है एमपी के इंदौर बना, थोड़ा इन पे भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये जैविक खेती की तो अभी बिल में भी आपके बात की गई है, और आपके जो भी कानून वगैरह बनाए जा रहे हैं उनमें तो, और इसकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ रही है, तो क्वेश्चन इन पे बनेंगे, बेशक बनेंगे। जियोग्राफी से रिलेटेड है बट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि इसके बाद में क्या क्या बदलाव हुए, थोड़ा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि 1960 के दशक के अंत में भारत के आर्थिक विकास की कथा में एक नया मोड़ आता है, और 5वें अध्याय में हम लोग इसको पढ़ेंगे। चौथे में नहीं, 5वें पढ़ने वाले हैं। और नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस प्रणाली संकट से गिरने लगी। इंदिरा गांधी जननेता बनकर उभरती हैं। उन्होंने फैसला किया था कि अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और निर्देशन में राज्य की बड़ी भूमिका निभाएंगे। 1967 के बाद की अवधि में निजी क्षेत्र के उद्योग पर और बाधाएं आयद हुई, और 44 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 है, ठीक है, 14 जो प्राइवेट बैंक थे उनका क्या किया गया था 1967 में। निजी क्षेत्र के उद्योग को में काफ़ी ज़्यादा मतलब जो भी बाधाएं थी वो देखने को तो मिलती हैं, लेकिन इसमें उन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए अनेक कार्यक्रमों की घोषणा की। इन परिवर्तनों के साथ ही क्या हुआ कि सरकार का विचारात्मक रुझान समाजवादी नीतियों की तरफ बढ़ा, और इन बदलावों को लेकर देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के क्या हुआ, गर्मा गर्म बहसें चलने लगी। विशेषज्ञों के बीच सरकार की नीतियों पर जोरदार बहसें भी काफ़ी ज़्यादा खड़ी हो गई थी। इंदिरा जी की सरकार आती है ना, कसम से बहुत मज़ा आएगा जब उनकी सरकार पढ़ेंगे। उनका मन किया कि आज बदल देना तो आज बदल देना। अभी मैं पूरी हिस्ट्री समझाऊंगी, चाहे उसमें 10 दिन लग जाए चलेगा, लेकिन उसका ना मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, और आपको बताने में तो और मज़ा ही आने वाला है। क्योंकि जो इंदिरा गांधी जी की सरकार में हुआ था, एक ही महिला बनी है, पूरे देश को उखाड़ के रख दी है कि वहाँ पे नेहरू जी के बाद जैसे उनका नंबर आता है, अरे कहाँ के, मतलब क्या रोल था उनका कि जो मन किया। आज सो रही है, सुबह मन किया कि आपातकाल लागू कर देना। फिर इतने ज़्यादा संशोधन हुए थे, इतने ज़्यादा संविधान में संशोधन की है वो कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरा संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख डाला उन्होंने। संशोधन धीरे धीरे कर रही थी, बोले काम नहीं चलने वाला भैया, 42वां संविधान संशोधन है, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते। इतना पूरा इतिहास बदल दिया गया था, इतिहास नहीं, पूरी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन थी ना उसी को बदल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा उछल रहा था कि आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। तो इंदिरा जी ने कहा भैया रुक, थम जा, हम क्या कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं बेटा क्या होने वाला है। तो क्योंकि जो संविधान में लिखा, सुप्रीम कोर्ट को तो बस उतना ही मानना है, और संविधान की ही वो रक्षा करता है, संविधान का ही संरक्षक है। तो उसने कहा संविधान में लिखा ही नहीं रहेगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसमें है ही नहीं, तो तुम काहे का न्याय दोगे, जो लिखा है उस आधार पर अब बात करो। तो बहुत सी चीज़ें जो थी वो गड़बड़ हुई हैं, और बहुत सी चीज़ों का सुधार भी हुआ है। इसीलिए इंदिरा गांधी जी फिर दोबारा नहीं आती, फिर हाँ उसके नेक्स्ट पंचवर्षीय में ज़रूर आती हैं। ये चीज़ें देखेंगे ना, बहुत अच्छा लगने वाला है, आप लोग काफ़ी एंजॉय करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि बहरहाल सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था के पक्ष में बनी सहमति ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही, और नियोजन का काम तो जारी रहा, लेकिन इसके महत्व में थोड़ी जो इम्पोर्टेंस थी कमी आती है। क्योंकि अब धीरे धीरे सरकारें ना, कुछ विपक्षी पार्टियां स्ट्रांग हो रही थी, गवर्नमेंट जो भी कर रहा था उस पर अब थोड़ा बहुत टांगे अड़ाना सीख चुकी थी। अब क्या हुआ कि 1950 जब से संविधान लागू हुआ से 1980 तक के बीच की बात करें, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी सालाना, यानी कि पर ईयर, इसमें 3 से लेकर 3.5% की धीमी रफ्तार से आगे बढ़ी, और सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यमों में भ्रष्टाचार और अकुशलता का जोर बढ़ा। अभी ये जो पूरी देख रहे हो ना, यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट ही चलेगी। और अभी देखेंगे आगे जब पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट, इनका रिलेशन किससे फिट होता है उसको भी देखेंगे आप लोग। आपको लग रहा होगा ना जुडिशरी अलग है, आपका लेजिस्लेटिव अलग है, ये सारी चीज़ें अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। देखेंगे इसको। और इसमें क्या हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यमों में भ्रष्टाचार और अकुशलता पर जोर बढ़ा। नौकरशाही थे, एडमिनिस्ट्रेटिव थे, आर्थिक विकास में ज़्यादा सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रही थी, और सार्वजनिक क्षेत्र और नौकरशाही के प्रति शुरू में लोगों में गहरा विश्वास था, लेकिन बदले हुए माहौल में यह विश्वास टूट गया था। चकनाचूर दिल ही तोड़ दिया था इन्होंने यार। कैसे, मतलब ऐसे भ्रष्टाचार का एक टाइम पे माहौल बढ़ा था ना कि लूटो भैया, लूट सको तो लूट, बिल्कुल लूट लो जितना लूटना हो। तो यहाँ पे पहले हम लोग विश्वास करते थे, आज पुलिस का नाम ले तो ऐसा लगता है पुलिस और ही, मतलब दुनिया में ना, मैं सबसे ज़्यादा बचपन में डरती थी, एक बंदर से, एक पुलिस से। दो ही चीज़ों से मुझे डर लगता था कि पुलिस का, मतलब किसी को खाकी वर्दी पे देख लो ना तो बिल्कुल पूरे हाथ पैर कँपने लगते थे, ऐसे डर भर गया था मेरे अंदर। और उसका कुछ रीज़न था खैर डर भरने का,
जो भी था। तो ये चीज़ें मतलब देखने को मिलती है कि आज क्या मतलब वैल्यू रह गई है। लोग कहते हैं अरे पुलिस वाले मतलब हो गया, उनका तो चलता ही रहता है ना, हंसी में क्या चला रहे हो ना बढ़िया से, ऐसी बातें होती है। तो क्या हो गया कि नौकर साहब धीरे धीरे, पहले विश्वास था, धीरे धीरे वो भी ढल होता गया और जनता का भरोसा टूटता देख नीति निर्माताओं ने क्या किया कि 1980 के दशक के बाद से अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम कर दिया। और इस बदलाव के बारे में पाठ्यक्रम के हम उसमें जब अपना ये लास्ट होगा, मतलब पूरी 12th क्लास के, वहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशंस जो भी हैं, आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी कि कैसे क्या क्या हुआ। एंड मेरी आवाज़ में थोड़ा सा चेंजेस होगा, तो मैं ज्योति मैं भी बोल रही हूँ, प्लीज़ कोई ये मैं सोचिए कोई दूसरा बोल रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है इस टाइम पे, इसलिए ऐसी आवाज़ हो गई है। मुझे खुद लग रहा है कि मैं कैसा बोल रही हूँ। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइएगा, और जो भी आपके डाउट्स हो प्लीज़ पूछिएगा। ये बहुत मज़ेदार चैप्टर आपका चल रहा है, बहुत ही मज़ेदार। आपको आ रहा हो तो नहीं पता मुझे कि नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, बट मुझे तो खैर बहुत इंटरेस्ट आता है ये सब चीज़ें पढ़ने में और जानने में। अभी जब सरकारें आएंगी तो देखिएगा कैसे उछाल मारती है। मतलब एक तो महान पुरुष थे, ऐसे दल बदल करते हैं कि कानून ही बदलना पड़ जाता है कि भैया इस पर भी कानून अब बना दो, वरना तो दिक्कत होने वाली है। इंदिरा गांधी जी पहली महिला बनी, लग रहा कि अब आखिरी वही होंगी, क्योंकि अभी कोई दूसरी फिर प्रधानमंत्री महिला बनी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे कैसे हुआ, कांग्रेस ने कितना किया, क्योंकि 1950 से 1980 तक कांग्रेस ही चल रही है, किसी का नंबर आता ही नहीं है, अभी वही चल रही है। उसके बाद फिर सरकारें धीरे धीरे बदलती हैं, 82 तक फिर इंदिरा गांधी रहती हैं। ये सारी किस तरीके से फिर राजीव गांधी जी आ जाते हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक कांग्रेस का दबदबा था, खैर मानना पड़ेगा, लेकिन उनकी जड़ें भी बहुत मजबूत थी, इससे भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। अब यहाँ पे कुछ ये जो बता रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी ही हम भुखमरी और अभाव से पार पा लेंगे, और इस बीच थोड़े चने चबेने से काम चलाइए। वाह वाह वाह, क्या बात है। मतलब क्या कहा जा रहा है, ये जो कार्टून बना हुआ है, ये भूखे लोग बैठे हैं, यहाँ नेताजी क्या कह रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी भूखमरी से जूझ रहे हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या, मतलब बहुत दयनीय स्थिति थी कि हम लोग भूखमरी से क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जूझ रहे हैं, और आप चने चबेने से काम चलाइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था, सही कहा था, कि हम एक टाइम का खाना खाएंगे, लेकिन हम हारेंगे नहीं, कि जब तक चल रहा ना तो हमें क्या करना, एक टाइम का खाना खाना, चने चबेने खा के रहना। अभी भूखमरी चल रही है, बट स्थितियाँ जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। हरित क्रांति लाना भी कोई गलत नहीं था, क्योंकि हमें लाना पड़ा, अब उसका नुकसान हो रहा है। और यहाँ पे जैविक फार्मिंग, यदि आपको लग रहा है ना कि जो आपका है जैविक कृषि है, इससे बहुत अच्छा आउटपुट मिलने वाला है, तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसके भी नुकसान अब निकल के सामने आ रहे हैं। तो कोई भी चीज़ हो लिमिट से ओवर नुकसान करेगी, बट ये है कि हमें करना पड़ेगा। कुछ बहुत ही ख़राब है, कुछ कम ख़राब है, तो हमें कम ख़राब वाले को अपना लेना चाहिए। तो यही हमारी बुद्धिमत्ता होती है, और इसका करना मतलब बुद्धिमानी होगी कि अब क्या किया जाए। ज़मीनें ख़राब हो रही हैं, पूरा हमारी जो ज़मीनें बंजर रूप में तब्दील होती जा रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो इसको बढ़ाने के लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे। फिर आगे जो भी होगा देखा जाएगा, फिर कैसे क्या होता है, क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं थी डूबती गई, तो हो सकता है कि आगे हम भी डूबे। अभी श्वेत क्रांति भी है, थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा, ये दुग्ध से रिलेटेड है, और यहाँ पे वर्गीस कुरियन सर का नाम आता है। इसको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ पे अच्छा होगा, ठीक है। अभी क्रांति कई सारी थी, श्वेत क्रांति थी, हरित क्रांति थी, सॉरी। तो आप लोग ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जहाँ भी नहीं समझ में आ रहा प्लीज़ मुझसे पूछिएगा आप लोग, मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँगी। हो सकता है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ना दे पाऊँ, और कल के लिए सॉरी, और वीडियो में तो खैर आपके सारे रिप्लाई मिलते ही हैं। तो आप लोगों के जितने भी डाउट्स हुआ करें पूछ सकते हैं बेशक।